हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिक बियाना और आज हम पहुंच गए हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 के लास्ट लेक्चर नंबर 6 पे। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर के ऑलरेडी 5 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। चैप्टर के एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं। अगर आपने उन सब लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है। पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, जाके उसे देख लीजिए। इस चैप्टर की मेरी गारंटी है कि तुम्हारा एक भी शब्द नहीं एनसीईआरटी का नहीं रहेगा और एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ में ना आए। चलिए तो आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्यादातर व्यूज जो आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर से आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बेटा क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस कहानी को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं जो बोहर ने दिए थे, के शेल, एल शेल, एम शेल और एल शेल। क्या क्या होती हैं नहीं देखा लेक्चर, जाके पहले लेक्चर को देख लीजिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहते हैं हमने वो सीखना है। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, कि कोई एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो वो कैसे करता है, क्या कहानी है उसके पीछे। वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ोगे तो आपको वैलेंसी के बारे में पता होना जरूरी है। ऑक्टेट रूल क्या है, हालांकि 11th क्लास में भी आएगा, थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी आएगा, लेकिन अब भी हम इसको पढ़ेंगे। आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मीट अ साइंटिस्ट में लास्ट साइंटिस्ट चैप्टर के होमी जहांगीर भाभा, इस चैप्टर के ओनली इंडियन साइंटिस्ट, उनकी बात हम कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो हमारे पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 से लेके 18 तक या 13 से 18 जो भी रह गए हैं पॉज एंड पॉन्डर के, वो भी इस लेक्चर के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह बेटा जी एक नोटबुक एक पेन लेके आप बैठ जाएं ताकि आपके प्यारे से नोट्स बन जाए, जिन्हें आप पेपर से पहले, टेस्ट से पहले, यूटी से पहले, हाफ ईयरली से पहले अच्छे से रिवाइज कर सके। आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े। अपने हाथ से लिखोगे तो बेटा याद हो जाएगा। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि बार बार लिखो, चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। पेपर में लिखना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसको लेके जो नियम बनाए थे वो किसने बनाए थे, बोहर एंड बरी ने। किसने थे बेटा, बोहर एंड बरी ने। इनका बहुत बड़ा रोल था। जब आगे बड़ी क्लास में आएंगे 11th क्लास में, इन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो नए वाली है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पीरियोडिक टेबल को कैसे कैसे सजा सकती है। चलिए तो बोहर एंड बरी सजेस्टेड द फॉलोइंग रूल्स। उन्होंने पहला नियम क्या दिया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। क्या फॉर्मूला बेटा, 2n²। ध्यान से देखो, इधर इधर, अरे देखो यार बहुत आसान चीज है। शेल नंबर 1 2 3 4, 4 शेल हमने पढ़नी है। पहली शेल का नाम क्या है बेटा, अरे पहली शेल का नाम क्या है सर, के शेल। कौन सी शेल हुई बेटा, के शेल। शेल नेम क्या रखा हमने, के। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में निकालने हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्या बच्चे, 2 × n का स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ शेल। जैसे के शेल है, n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा बेटा, 2 × 1 का स्क्वायर। कितना हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल में आएंगे वो कितने आएंगे, 2। अच्छा, के के बाद कौन सी आती है सर, के के बाद एल, फिर एम और फिर एन शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब तुम खुद बताओ। 2 × सर 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में कितने आएंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 इलेक्ट्रॉन। और एन शेल में कितने आएंगे सर, 2 × कितना आ गया 4 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32। तो ये इनकी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी। कि पहली शेल थी उसमें आएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने आएंगे बोलो भाई 8, तीसरे में कितने आएंगे 18, चौथे में कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्या मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ मुझे 10वीं शेल में कितने आएंगे, क्या निकाल दोगे सर? अभी तो सिखाया आपने 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 200 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने वहां तक जाना ही नहीं, हमारा काम कहां तक चल जाता है
फोर्थ शेल तक। क्लियर? तो पहला नियम क्लियर है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में आएंगे वो कितने होंगे बेटा? 2n²। नेक्स्ट नियम क्या कहता है? नेक्स्ट नियम कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट शेल। जो किसी भी बंदे की लास्ट शेल होगी, क्या होगी बेटा? लास्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहीं से बना ऑक्टेट रूल, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन अगर किसी बंदे की पहली शेल ही उसकी आखिरी शेल है, पहली शेल ही उसकी आखिरी शेल है, द फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अगर पहली शेल ही आखिरी शेल है तब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही लेकर के चलेंगे। और यहीं से क्या आया था? डुप्लेट। क्या आया था बेटा? डुप्लेट। यहां से क्या आया था? ऑक्टेट। यहां से क्या आया था? डुप्लेट। क्लियर टू एवरीवन? किसी को दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट आओ, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दीज शेल्स इन स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज कैसे? पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां जाएगा? के में। कहां जाएगा? के में। अगला कहां जाएगा? सब के में कितने आ सकते हैं? 2। तो पहले 2 कहां जाएंगे? के में। जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। कितने हैं? 10। बताओ कितने के में जाएंगे, कितने एल में, कितने एम में और कितने एन में? 10 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, मैक्सिमम कितने आएंगे? 2। तो पहले 2 तो वहां भर दो, किसी को दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, अब कितने बच गए? 8। एल में कितने जाएंगे? 8। क्या कहानी खत्म होगी? क्योंकि एल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8। 8 से में ले जाए तो 8 आ गए, बात ही खत्म। बोलो कर लोगे? किसी को दिक्कत? मान लो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल के मैंने 10 की जगह कर दी 13। कितनी कर दी? 13। यहां कितने आ गए? 2। यहां कितने आ गए? 8। बचे कितने हैं? 8 2 10 और 3 13। 3 कहां जाएंगे? एम के अंदर। क्लियर? इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हुआ जाऊंगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल कैसे होंगे? स्टेप वाइज। सबसे पहले किसमें भरेंगे? के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। लास्ट शेल कौन सी होगी बेटा? एल शेल। कौन सी होगी? सॉरी, एन शेल। लास्ट शेल कौन सी होगी? एन शेल। और याद रखना, एल शेल विल बी फिल्ड ओनली आफ्टर के शेल इज कंप्लीट एंड सो ऑन। अगर पहली शेल कंप्लीट है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्या आ गया है मेरे पास? 2D एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स की मैं 2D स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा? सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है किसका? हाइड्रोजन का। किसका बनाना है बेटा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? सबको पता है सर, H। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैं एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। सेंटर में बना दोगे क्या बेटा? न्यूक्लियस। क्या बना दोगे? न्यूक्लियस। इसके बाद बनाओगे क्या? शेल्स। ये हो गई के शेल, ये हो गई एल शेल। इसके बाद ऐसे शेल बढ़ती जाएगी। ये कौन सी शेल है बेटा मेरी? सर के शेल। ये कौन सी है बेटा? एल शेल। आगे बढ़ते होगे एम आ जाएगी और एन आ जाएगी। इस भाई साहब के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सर के शेल में। कहां जाएगा? के शेल में। तो के शेल में एक डॉट लगा दो, मतलब वो क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी सी कहानी समझ में आ गई? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बंदा आ गया जिसका नाम है कार्बन। क्या नाम बच्चे? कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या हुआ? C। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? सर 6। कैसे बनाओगे? सर सबसे पहले तो न्यूक्लियस बना दो, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, वही क्या? न्यूक्लियस। इसके बाद क्या बना दो? शेल्स। लो भाई पहली शेल, लो भाई दूसरी शेल, लो भाई तीसरी शेल। क्लियर? जरूरत पड़ती है उतने बनाते जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, बताओ के शेल में कितने जाएंगे? के शेल में कितने जाएंगे बोलो भाई? के में जाएंगे सर 2। मैक्सिमम कितने? 2। एल में कितने जाएंगे बेटा? बचे कितने? 4। क्या और कोई इलेक्ट्रॉन बचे? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां लगा दोगे? के शेल में। कहां लगा दो बेटा? के में। और 4 कहां लगा दोगे बेटा? 4 कहां लगा दोगे बच्चे? एल शेल में। क्या याद रह जाएगा? एम शेल क्या रहेगी इसकी? खाली रहेगी। क्या रहेगी बच्चे? खाली रहेगी। क्लियर? और कोई एग्जांपल देखो, तुम्हारे सामने एग्जांपल आ गया, मान लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका आ गया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो सर। ऑक्सीजन का सिंबल O। इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। कितना होता है? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे होगा बोलो भाई? के शेल में कितने जाते हैं? 2। एल शेल में कितने जाएंगे? जो बच गए वहां चले गए 6। अगर और ज्यादा होते तो हम और आगे जाते। क्लियर? क्या करोगे जल्दी बोलो सर। सबसे पहले एक बना दो, सेंटर में न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। शेल्स बन गई। बोलो के शेल में कितने लोग? सर 2 लोग। मैं इनको ऐसे ई भी लिख सकता हूं, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। दूसरी में कितने? 1 2 3 4 5 और 6। तुम डॉट्स लगाओ या ऐसे ई लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। किसी को दिक्कत इस चीज के अंदर? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और देखो जरा,
वो एग्जाम्पल सोचो मन में, थोड़ा सा बड़ा एटम लेते हैं। मान लो मैंने लिया सोडियम। क्या ले लिया बेटा? सोडियम। बोलो बच्चे, सोडियम का सिंबल क्या हुआ? Na। आपको सारे सिंबल याद होने चाहिए, सारे सिंबल याद होने चाहिए। कहां तक? कम से कम 30 तक। एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक आपको हर एक सिंबल याद होना चाहिए, हर एक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, हर एक का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। कैसे याद होगा ये बता दूंगा मैं। क्लियर? सोडियम क्या हुआ? Na। सोडियम क्या हुआ? Na। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका बेटा? एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। बोलो के में कितने आएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन के में कितने आ जाएंगे? के में 2 से ऊपर नहीं आ सकते। एल में कितने आ जाएंगे? सर अभी तो कितने बचे? 9। एल में तो मैक्सिमम कितने आते हैं? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? एम में। कहां जाएगा? एम में। चित्र कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लगाओगे इसका? न्यूक्लियस, फिर के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, और लास्ट में क्या जाएगी इसकी? एन शेल। बोलो किसी को दिक्कत इसके अंदर? बोलो के शेल में कितने लोग? सर 2 लोग, 2 से ऊपर तो जाएंगे ही नहीं। एल में कितने? सर 8 लोग, 3 4 5 6 7 और 8। और एम शेल में कितने लोग? 1 बंदा। आपसे यही पूछेगा, या तो ड्रॉ करवा लेगा या पूछ लेगा कि इसके के में कितने, एल में कितने, एम में कितने। बोलो कर पाओगे? कोई मुश्किल चीज इसके अंदर? बहुत सिंपल है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा हाथ चल जाएगा। तुमने क्या करना है अभी तुम्हारे को बताऊंगा। एक टेबल दूंगा जिसके तुमने सारे के, एल, एम सब लिखना है, और साथ में तुमने सबके क्या बनाने हैं? डायग्राम बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्या देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग वेरियस शेल इज नोन एज, इसे एक नाम दिया जाए क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने इसी लेक्चर में थोड़ा सा पहले बोला भी था, जिसके आधार पे आज की पीरियोडिक टेबल बनी। क्लियर? इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इस टेबल की मैं बात कर रहा था। इस टेबल से तुम्हें याद हो जाएंगे क्या? एटॉमिक नंबर क्या है लोगों के, मास नंबर क्या है लोगों के, किसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, किसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। अब याद रखना, मैं 2-4 एग्जांपल तुम्हारे सामने रख दे रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 1 होता है। एक एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन में कितने होंगे? 1। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 1। याद रखना, ये दोनों भाई भाई है, ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल। क्या रहते हैं? इक्वल। छोटे एटम्स में जिनका एटॉमिक नंबर कम है वहां तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। क्लियर? लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, वहां पर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। कितने होते हैं? 0। अब एक ही बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां जाएगा? सर के में। कहां जाएगा? के में। एल, एम, एन क्या रहेंगे इसके? खाली। क्लियर? इसके अलावा आपका होमवर्क क्या है? आप ये टेबल तो फिल करोगे ही करोगे, साथ में आप इन सबके डायग्राम्स भी बनाओगे। क्या बनाओगे? इसके डायग्राम, जो मैंने अभी बनाने आपको सिखाए। ये तुम्हारा होमवर्क है। मैंने 4-5 डायग्राम बना दिए, बाकी सारे तुम खुद बनाओगे। इनको जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम्हें याद हो जाएगा। इस चार्ट को बनाओ, फिर बिगाड़ दो, फिर बनाओ, फिर उसको फाड़ के फेंक दो, फिर बनाओ, फिर फाड़ के फेंक दो। ऐसे 10 बार करोगे तुम्हें सारे सारे आइटम याद हो जाएंगे। कोई एग्जांपल लो, जैसे मान लो मैंने कोई थोड़े बड़े आइटम एग्जांपल लो। मान लो नाइट्रोजन है, किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 7। कितना होता है? 7। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 7। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए? 7। और नाइट्रोजन बहुत बड़ा एटम नहीं है। नाइट्रोजन के केस में याद रखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितने होंगे? 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, 2 कहां जाएंगे? के में। बचे कितने? 5 कहां जाएंगे बेटा? एल में। बाकी दोनों क्या रहेंगे? खाली रहेंगे। क्या हम इस टेबल को आसानी से फिल कर लेंगे? आगे बढ़ो। जब बड़े एटम आने लगते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा, उस केस में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़े से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़े से ज्यादा होने लगते हैं। वो हमें मास नंबर पीरियोडिक टेबल से याद करने पड़ रहे होंगे। कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक। क्लियर? जैसे कि सोडियम है। अब सोडियम को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सोडियम का भैया एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 11 हो गए। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये कैसे पता चला? इसके मास नंबर से पता चला। मुझे बार बार पढ़ के याद हो गया, तुम्हें भी बार बार पढ़ के याद हो जाएगा। अब 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, 2 कहां जाएंगे? के में। बचे हुए कितने? 8 कहां जाएंगे? एल में। 8 हो तो 10, और 1 कहां जाएगा? एम में। एन शेल क्या रहेगी? खाली। इस तरह से क्या मैं इस सारे को फिल कर सकता हूं? किसी को दिक्कत? जैसे क्लोरीन आ गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 17। कितना होता है? 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हुए? 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 17। लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 35 - 17 यानी कि 18।
कितने होते हैं बेटा 18, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। अब 17 लोग को अरेंज करना है, 2 कहाँ आएंगे के में, 8 कहाँ आएंगे एल में, 8 और 2 10, बचे कितने 7, 7 कहाँ आएंगे एम में। एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा जल्दी बोलो 18, कितने आ सकते हैं 18। एन में कितने आ सकते हैं 32, के मैक्सिमम कितने 2, एल के कितने 8, इसके 18 और इसके 32, बोलो याद रह जाएगा, किसी को तकलीफ इसमें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ओ सवाल आ गया, पॉज एंड पॉन्डर, सवाल संख्या 14 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। अरे बहुत ज्यादा आसान है, कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताने। देखो जरा, मैंने तुम्हें लास्ट के लेक्चर में सिखाया था क्या, ये कि जो नीचे वाला बंदा होता है वह क्या होता है मेरा एटॉमिक नंबर, क्या होता है बेटा एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या होता है मेरा मास नंबर, और इससे रिलेटेड हमने सवाल भी कर लिए थे, याद है कि नहीं है, किसी को तकलीफ। एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, 6 को अरेंज कर दो, एक तरफ के, एक तरफ एल, एक तरफ एम और एक तरफ एन। बोलो भाई के में कितने आएंगे 6 है तो सर 2 आएंगे, एल में कितने आएंगे 4, एम में 0 और एन में 0। तो बोलो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। अब कोई बच्चा बहुत ज्यादा सियाना होगा, वो क्या करेगा, सर लास्ट शेल तो एन शेल है, एन शेल में तो 0 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल उसे नहीं कहते, लास्ट शेल किसे कहते हैं, जहां मेरा इलेक्ट्रॉन है, जहां मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन, मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है एल में, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 4, याद रह जाएगा। नेक्स्ट बंदा कौन है, फ्लोरीन। बोलो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 9, सर आपको कैसे पता, भाई दे रखा है ये रहा एटॉमिक नंबर कितना 9, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 9। 9 को अरेंज करो, 2 यहां आ गए, यहां कितने आएंगे 7 और 2 9, बस खत्म कहानी। बोलो कितने हो गए लास्ट शेल में सर 7 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कौन आ गया जल्दी देखो, अरे बहुत ज्यादा आसान सवाल है, बहुत बच्चों वाले सवाल है। बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिख रहे हैं साहब कितने हैं 14, कितने हैं 14 मतलब के में कितने आगे 2, एल में कितने आगे 8 से ऊपर तो आ ही नहीं सकते। सर यहां 2 डाल दो, 12 यहां डाल दो, 12 यहां डालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है, 8 2 10 और यहां पे कितने आगे 4, तो लास्ट शेल में कितने आगे 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसे ही इनके ग्रुप बनते हैं, बड़ी क्लास में जाकर सीखोगे। क्या इतनी कहानी क्लियर है, सवाल संख्या 14 क्लियर। अगला जो सवाल संख्या 15 क्या कहता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 12 16 एंड 18। सबके चित्र बनाने, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 18। लो जी अरेंज ही तो करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले केस में कितने हैं 12, दूसरे में कितने हैं 16, तीसरे में कितने हैं 18। बोलो भाई 12 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे लगेंगे जल्दी बोलो। के में कितने आएंगे सर, के में आएंगे 2, एल में कितने आएंगे, के में 2, एल में कितने आएंगे 8, 8 और 2 10, एम में कितने आएंगे 2, 8 2 10 2 12, 16 आएंगे तो क्या होगा, के में अगेन 2, एल में कितने आएंगे 8, 8 2 10 और एम में कितने आ जाएंगे 6, 8 2 10 और 6 16। 18 केस में क्या होगा, के में 2, एल में 8, एम में कितने आएंगे बेटा 8 2 10 और 8 18। अब गोले बना बना के लिख दो, देखो जरा बहुत ज्यादा आसान है। कैसे लिखूंगा सर, सेंटर में होगा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। यहां भी क्या हो जाएगा, फोर्थ शेल थोड़ी बढ़िया नहीं बनी है लॉजिक। यहां भी क्या हो जाएगा सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। कोई दिक्कत, यहां पे क्या आएगा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल और फोर्थ शेल। कोई दिक्कत, पहली शेल ही तो के शेल होती है, के में कितने सर 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ जरा जल्दी से, पहली में 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट में कितने 1 2 3 4 5 और 6। यहां जल्दी बोलो, पहली में 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या चित्र बना लो, कोई बहुत मुश्किल चीज है क्या, बहुत आसान चीज है, ध्यान रखना।
तो 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तुम तो वैसे तो चलते फिरते बना दो। बोलो कर लोगे? किसी को कोई तकलीफ इसमें? चलोगे आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी आ गई है? सवाल संख्या 16 हमारे सामने आ गया है। सॉल्व दिस रिडल। क्या कहती है रिडल? आई एम एन एटम विद अ मास नंबर ऑफ 23, एक एटम जिसका मास नंबर 23 है, एंड 11 प्रोटॉन्स। आई एम सॉफ्ट मेटल, ओके, एंड रिएक्ट विगरसली विद वाटर, पानी से बहुत धुआंधार रिएक्शन करते, एकदम गैस वैस निकलते, पटाखे बजते। Who am I and how many neutrons do I have? You can also create one such riddle. अरे ठीक है, रिडल विडल बनाते रहे। क्या कह रहा है? ऐसा बंदा बताओ जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो? 11। एटॉमिक नंबर कितना हो बेटा? 11। और मास नंबर कितना हो बेटा? 23। आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का। मुझे आगे की कहानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक बंदे का इंडिविजुअल अकेला ही होता है, उसकी आइडेंटिटी होता है। एटॉमिक नंबर दो लोगों के सेम जनरली नहीं होते। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11, मतलब सोडियम, और सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 23, हमें पता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? सर आपने ही तो सिखाया था इससे पिछली क्लास में। मास नंबर में से अगर तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा दो तो जो बच जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 23 माइनस 11 बराबर कितना आ गया है? 12। बोलो कर लोगे? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? हमने पिछली स्लाइड में कुछ लिखा था, ऐसा कुछ याद है? ये रहा, देखो जरा, देखो 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 देखो, ये रहा, है ना? सोडियम एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल संख्या 16 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मेरे पास एक चीज आती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या आती है? क्या होता है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन विद विच वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। हमारा इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे बेहतर बेहतर चीजें आ गई हैं वैलेंसी को बताने के लिए, चीजें कैसे कंबाइन होती है उसको बताने के लिए। पहले ये चला करती थी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। जनरली कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है कि एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं या एक एटम के साथ कितने क्लोरीन जुड़ सकते हैं, वही क्या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि मेरे सामने आ गया NaCl। बोलो एक सोडियम से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? सर एक सोडियम से जुड़े हुए हैं 1Cl। इसका मतलब ये क्या है? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्लियर? तो एक बंदे से कितने क्लोरीन जुड़े होंगे या कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, वही क्या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। H2O माने तो पानी। बोलो पानी के इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी? बोलो बेटा। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2, वही क्या है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। हालांकि हम इन चीजों का यूज आज की डेट में बहुत कम या ना के बराबर नहीं ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही है। पहली चीज मैं क्या सीख रहा हूं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होती है? किसी भी एटम की वो शेल जिसमें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। किसी भी एटम की वो शेल जिसमें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। जैसे कि ये था मेरे पास न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। क्लियर? मान लो मैं बना रहा हूं किसकी बात? कार्बन की। किसी कहानी बना रहा हूं कार्बन का। एटॉमिक नंबर 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां जाएंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया? पहली शेल का नाम क्या था? सर के शेल। दूसरी का नाम क्या था? एल शेल। तीसरी का नाम क्या था? एम शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन के में गया, एल में गया कि एम में गया? सर एल में गया। इसका मतलब वही क्या उसकी वैलेंस शेल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसकी कहानी देखो, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने लोग? 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसका नाम क्या होता है? वैलेंस शेल। और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये कहानी हमें क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ध्यान से देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। ऑक्टेट रूल कहता है द एलिमेंट हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट इन केस ऑफ हीलियम, इसकी बात मैंने थोड़ा सा पहले भी की थी, आपको समझाता हूं, आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एंड कंसीडर टू बी स्टेबल। बोला ऐसे लोग जिनकी लास्ट शेल में
लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। क्या आ जाए बेटा लास्ट शेल में? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? इफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड एन ऑक्टेट। आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या होती है? अभी सिखाया आपको बेटा, वैलेंस शेल। किसी बंदे की वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, या हीलियम के केस में मैं कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बाकी किसी से भी रिएक्ट जनरली नहीं करता। क्लियर? इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि उनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये सारी कहानी आप आगे जाके करेंगे। क्लियर? तो एटम्स विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल आर यूजुअली मोर रिएक्टिव। जिनकी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, कंप्लीट मतलब 8, कंप्लीट मतलब 8 और इनकम्प्लीट मतलब 8 से कम, ऑब्वियसली 8 से कम है तो वो क्या होगी? इनकम्प्लीट। सच एलिमेंट्स लूज, गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं ताकि उनका इलेक्ट्रॉन, उनका जो एटम है वो क्या हो जाए? स्टेबल। उसी का नाम होता है वैलेंसी। क्या नाम होता है बेटा? वैलेंसी। अच्छा एक बार रिवाइज करते हैं। वैलेंस शेल, लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन सब क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या हीलियम के केस में 2 हो तो बहुत स्टेबल होते हैं। फिर मैंने क्या देखा? स्टेबिलिटी पाने के इलेक्ट्रॉन या तो लूज होते हैं या गेन होते हैं या शेयर होते हैं। उसी का नाम क्या होता है? वैलेंसी। क्या होता है बेटा? वैलेंसी। जैसे कि जिसके पास एटम हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास क्या है बेटा? 4 से कम इलेक्ट्रॉन। अब मान लो एक बंदा है जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। लास्ट शेल में क्या है बेटा? 4 से कम इलेक्ट्रॉन। एक बंदा इस पर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8। कितने करने हैं? 8। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस शेल को खाली कर दे। क्या कर दे? इसको खाली कर दे तो भी शेल क्या हो जाएगी? पीछे वाली भरी हुई है तो इसका मतलब कंप्लीट शेल। क्या हो जाएगी? कंप्लीट शेल। या फिर क्या करे? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। इन दोनों के केस में क्या हो जाएगा? ये स्टेबल। दोनों में क्या हो जाएगा? स्टेबल। या तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तुम बताओ इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान या 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान? तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देना क्या रहेगा? आसान। ये क्या करते हैं? जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे बेटा? जनरली लूज करेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन को। और ऐसे लोग एटम्स हैविंग मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 4 से ज्यादा है। जैसे मान लो मैंने केस ले लिया तुम्हारे सामने जिसके पास है मान लो 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6। इस पर 2 ऑप्शन, या तो 6 के 6 खाली कर दे, -6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। आसान क्या? 2 इलेक्ट्रॉन लेना के 6 इलेक्ट्रॉन देना? सर 2 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? आसान। इससे भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। इससे भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। लेकिन आसान काम कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना। ये वाला काम नहीं करेगा। यहां पे आसान क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन देना। ये वाला काम नहीं करेगा। तो वो क्या करेंगे? जनरली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। और जिसके पास एटम्स हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लास्ट शेल में कितने हो? 4 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे कार्बन, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आप बड़ी क्लास में जाके सीखेंगे। क्लियर? 4 से कम वाला इलेक्ट्रॉन देगा, 4 से ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। सब क्या चाहते हैं? या तो हमारी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या लास्ट शेल खाली हो जाए, क्योंकि उससे पहले वाली तो भरी हुई है पड़ी। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारे सामने क्या चीज आ गई है? आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो जाए? डिफरेंट। उनका नाम क्या होता है? आइसोटोप। जैसे कि बोर्ड पे ध्यान, एग्जाम्पल देखो। कार्बन C612 C614। अब ये दोनों कार्बन ने क्या है? आइसोटोप। पहले केस में एटॉमिक नंबर कितना? सर एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6। मास नंबर कितना? सर पहले केस में तो 12, दूसरे केस में 14। मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? एक्स्ट्रा। इट हैज 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। क्या है बेटा? 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? आइसोटोप।
अब ध्यान रखना, सभी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, सभी तो नहीं कहेंगे, वो एक ही आइसोटॉपिक फॉर्म में नहीं रहते। जैसे कार्बन है, कार्बन C12 भी होता है, कार्बन C14 भी होता है, कार्बन C12 भी होता है और C14 भी, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है? C12, इसलिए हम जनरली उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन C14 भी बड़े काम का है, आगे जाके आप सीख रहे होंगे। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर, याद रखना, ट्रू फॉल्स में सवाल आएगा। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं। लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? अलग अलग। दे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किससे कैसे रिएक्शन करनी है, कौन किससे लड़ेगा तो क्या करेगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस टेम्परेचर पे बॉइल होगा, किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, कैसी उसकी शेप होगी, ये सारी क्या हो सकती है? डिफरेंट। तो आइसोटोप की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर। क्यों होती है? क्योंकि उन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम। कहां पर? वैलेंस शेल में। लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहानी। अच्छा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, बड़ा इंपॉर्टेंट इसके ऊपर सवाल आता है। प्रोटियम क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन 1 2। और ट्रिटियम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन 1 3 को। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो जरा, पहले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा, सबको ये तो पता लग गया होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? सर पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में भी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 1 1 और 1। फर्क किस में आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। यहां कितने हैं? 0, यहां कितने हैं? 1, यहां कितने हैं? 2। इसी से इनका मास नंबर क्या हो गया? चेंज। बोलो भाई, पहले केस का मास नंबर कितना? सर 1, दूसरा कितना? 2, तीसरा कितना? 3। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, मतलब ये तीनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स। क्या है बेटा? आइसोटोप्स। क्या किसी को इस चीज में कोई तकलीफ? बेहद सिंपल कहानी कि आपको पता होना चाहिए आइसोटोप क्या होते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या? ऐसे लोग जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट मेरे सामने क्या आ गया? हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइसोटॉप। आपके एनसीईआरटी में ये 4 लाइनें दी हुई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, यूरेनियम 295, इसको हम क्या बोलेंगे? यूरेनियम 295, क्योंकि 92 एटॉमिक नंबर है। हम पहचान कैसे करेंगे आइसोटॉप की? मास नंबर से। कैसे करेंगे? 235 मास नंबर से क्या करेंगे? पहचान। यूरेनियम 235 इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज होता है क्या? यूरेनियम 235। आपको ये नाम याद होना चाहिए। 1 नंबर का या एमसीक्यू के अंदर, या फिर 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल एप्लीकेशन के ऊपर भी आ सकता है। क्लियर? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने में कौन सा आइसोटोप यूरेनियम का होता है? यूरेनियम 235। कोबाल्ट 60, a radioactive isotope of cobalt is used in radiation treatment for cancer। कैंसर के ट्रीटमेंट क्या काम आ रहा है बेटा? कोबाल्ट 60 काम आ रहा है। आयोडीन 131 यूज होता है कहां? टू ट्रीट द गोइटर एंड थायराइड कैंसर। थायराइड और गोइटर के कैंसर को ट्रीट करने में आयोडीन 131 काम आता है। और कार्बन 14 कहां काम आता है? कार्बन डेटिंग बताने में। कार्बन डेटिंग क्या होता है? एक आर्कियोलॉजिकल मेथड है जिससे हम क्या बताते हैं? पुरानी चीजों की एज बताते हैं। फॉसिल्स की एज। किसकी एज बताते हैं बेटा? पुराने फॉसिल्स की, जो हजारों साल पुरानी चीज मिली तो उसको एज बताने में क्या काम आता है? वहां पे कार्बन 14। आपको सिर्फ ये 4 चीजें याद रखनी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनानी है तो यूरेनियम 235। कैंसर ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60। थायराइड के ट्रीटमेंट के अंदर आयोडीन 131। और पुरानी चीजों की एज निकालने के लिए, कार्बन डेटिंग करने के लिए कार्बन 14 काम आ रहा होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या कहानी आ गई है? नेक्स्ट हमारे सामने आ गया आइसोबार। क्या हो गया? आइसोबार। आइसोबार क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम मास नंबर। मास नंबर क्या है? सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट किसमें है? एटॉमिक नंबर में। वो सब क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं बेटा? आइसोबार्स। क्लियर? एग्जाम्पल देखो इसके। एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 40। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, मास नंबर होता है 40। तो बेटा मास नंबर तो क्या हो गए दोनों के? मास नंबर तो क्या हो गए? 40 और 40। इसका भी 40, इसका भी 40। एटॉमिक नंबर क्या हो गया बेटा? इसका हो गया 20, इसका हो गया 19। ऐसे लोग जिनका मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उन्हें क्या कहेंगे बेटा? आइसोबार। हालांकि इनके बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी जो है आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ गया एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? मैंने आपको बोला कि आपने अभी तक मास नंबर पढ़ा और मैंने देखा आइसोटोप नाम की चीज थी।
मैंने बोला कि कार्बन का दो आइसोटोप हैं, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। कार्बन 12 तो मिल रहा है मेरे को, मान लेता हूं 75%, कार्बन 14 मिल रहा है 25%। मुझे बताओ कार्बन का मास क्या मानूं, 12 मानूं कि 14 मानूं? तो वो डिपेंड करता है उनके आइसोटोप पे। ध्यान से देखो, तो इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप, सभी आइसोटोप को कंसीडर करना है, ऑफ एन एटम टेकिंग इन कंसीडरेशन देयर परसेंटेज अबंडेंस, कितना अबंडेंस हो रहे हैं, कितनी उनकी मात्रा प्रकृति में मौजूद है, उससे निकालते हैं क्या, एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान दो, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास बराबर किसके होता है बच्चे, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, पहले आइसोटोप की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय इट्स मास, मल्टीप्लाई बाय इट्स मास, प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास डिवाइड बाय 100। अब आइसोटोप 2 है तो यहां रुक जाना, 3 है तो आगे पहुंच जाना, 4 है तो और आगे पहुंच जाना। बोलो कर लोगे, किसी को दिक्कत? इस तरह से हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज आपका एवरेज एटॉमिक मास। साइंटिस्ट यूज स्पेशल यूनिट कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास। देखो अब एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो किलोग्राम में तो करूंगा नहीं, एटम तो बहुत छोटा, इतना छोटा कि मुझे दिख भी नहीं रहा, उसके लिए स्पेशल यूनिट, इसका नाम क्या बेटा, यूनिफाइड मास। क्या बेटा, यूनिफाइड मास या यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं। इसको हम लिखते किससे है, यू से। किससे लिखते हैं, यू से। इससे पहले जो यूनिट चलती थी वो थी एएमयू। क्या थी बेटा, एएमयू, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट, और एएमयू से उसको दिखाते थे। आजकल एएमयू रिप्लेस हो गया किससे, यू से। यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है, किसी को दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो, जैसे मैं एक सवाल इस पर करवा देता हूं। मान लेता हूं कार्बन के दो आइसोटोप, कार्बन आइसोटोप नंबर 1, आइसोटोप नंबर 2। आइसोटोप 1 है मान लो कार्बन 12, आइसोटोप 2 है कार्बन 14। परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज इन नेचर लिख देता हूं मैं। अगर इसका परसेंटेज है 75% और इसका परसेंटेज मान लेता हूं मैं 25%, तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, एवरेज, मैंने सिर्फ माना है, ये सिर्फ अजम्पशन है। क्या बेटा, अजम्पशन, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, मैंने सिर्फ एज्यूम किया है। क्लियर? चलिए, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। अब मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक एग्जांपल बनाया है। तो बताओ पहले का मास कितना, पहले का परसेंटेज कितना सर 75, उसका मास कितना 12, प्लस दूसरे का परसेंटेज कितना सर 25, उसका मास कितना, उसका मास कितना बच्चे 14। दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इससे 100 से। जो भी डेटा सॉल्व होगा वो आपका क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास। और जो पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे उसके अंदर आपको जो भी मासेस दिए गए हैं वो एवरेज एटॉमिक मास है, ना कि मास नंबर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए हैं चैप्टर के लगभग अंत पे, और हमने शुरुआत कहां से की थी, डाल्टन के एटॉमिक मॉडल से, और हम पहुंच कहां गए हैं, बोहर के मॉडल तक। लेकिन कहानी बोहर तक खत्म हुई नहीं। बोहर के मॉडल में बहुत सारी कमियां थी जिनको सुधारने के लिए कौन आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है इलेक्ट्रॉन इज अ घोस्ट, आप बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन एक समय पे कहां है। इलेक्ट्रॉन भूत है। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन भूत। एक ही समय पे दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आप सिर्फ एक एरिया बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना कहां पर है। ये सारी कहानी आप क्लास 11 में सीखोगे। अभी के लिए हमने यहां तक के सारे मॉडल जो है वो कवर कर ली हैं। याद रखना, कभी भी इस तरह की चीजें रुकती नहीं है, रिसर्च चलता रहता है, नई नई बातें आती रहती हैं, पुरानी में से कुछ आगे जाती हैं, कुछ फेल हो जाती हैं, और दुनिया इवॉल्व होती जाती है। चलिए कुछ लास्ट की छोटी मोटी बातें, कुछ सवाल रह गए हैं, और एक हमारा मीट साइंटिस्ट रह गया, उसको फिनिश करते हैं। सवाल संख्या 17। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें, चैप्टर आज लेक्चर के अंदर खत्म ही कर देंगे। 2 डिफरेंट एटम्स हैविंग 11 प्रोटॉन्स ईच, 2 लोग जिनके पास 11 प्रोटॉन है, बट वन हैज 12 न्यूट्रॉन्स, इसके पास तो 12 न्यूट्रॉन है, अदर हैज 13 न्यूट्रॉन्स। हाउ डू देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कंपेयर, आर दे सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट? बहुत सिंपल। एटॉमिक नंबर भाई साहब ने क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है, पहले के भी 11 दूसरे के भी 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, पहले के 12 दूसरे के 13। इसका मतलब मास नंबर क्या हो गया बच्चे, पहले का तो हो गया कितना 23, दूसरे का कितना हो गया 24। बोलो किसी को कोई तकलीफ?
अगर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब सेम ही एलिमेंट है, इसका मतलब एलिमेंट अलग हो ही नहीं सकता। और वो एलिमेंट कौन है? सोडियम। क्यों सर, पता कैसे चला? क्योंकि एक एटॉमिक नंबर पे एक ही एलिमेंट होता है, 11 पे कौन होता है? सोडियम। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या गया मेरे पास? इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप 17Br35 49.7% एंड 81Br35 कितना 50.3%, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन का क्या निकालना है आपने? एवरेज एटॉमिक मास। ये तो हमने सीख ही लिया है, कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। सर आपने सिखाया एवरेज एटॉमिक मास बराबर किसके होता है, जल्दी बोलो। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू उसका मास कितना है? 49.7 मल्टीप्लाई मास कितना है? सर पहले का मास है 79, कितना है? 79 प्लस दूसरे का परसेंटेज सर 50.3 इंटू मास कितना है? 81 डिवाइड किससे कर दोगे? 100 से। किससे कर दोगे? 100 से। कैलकुलेट करके आओगे, लगभग आंसर आएगा 80.006। मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ पड़ा है तो मैंने आंसर डायरेक्टली लिख दिया। यू क्या है बताया था आपको? यूनिफाइड मास। क्या होता है बेटा? यूनिफाइड मास। ये इसकी मास को लिखने की यूनिट होती। तो ऐसा सवाल हमने कार्बन का भी कर लिया, एक हमने जनरल एग्जांपल लेके, एक इसका आ गया ब्रोमीन का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? मीट अ साइंटिस्ट। इसमें हम पढ़ेंगे होमी जहांगीर भाभा के बारे में। वो हमारे एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं। होमी जहांगीर भाभा के बारे में क्या बात है? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसके क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं, उसके फादर माने जाते हैं। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बेहद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जो इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है। पहला तो कौन सा है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम टिफर नाम से जानते हैं, मुंबई में है। और दूसरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जहां पर जॉब करना बहुत सारे साइंटिस्ट का सपना है। ये भी ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। यहां होता क्या है? यहां पर यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम एटॉमिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स में इन्होंने बहुत सारा रिसर्च करवाया इन इंस्टीट्यूट्स ने, जिसकी स्थापना किसने की थी? सर होमी जहांगीर भाभा ने। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? चले, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यहां पर आके आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। और विद चैलेंज कहता हूं, अगर आपका नई बुक एक्सप्लोरेशन में से एक शब्द भी मिस हो गया हो तो मेरी गारंटी नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा जिसमें हम इसके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट लिखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्या सीख रहे होंगे बेटा? एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।